माता विंता अपने सौतेले पुत्रों को दूध पिलाकर पात्र को लेकर जा ही रही थी, तभी अचानक कालिया नाग आ जाता है। फिर सभी भाई मिलकर अपनी सौतेली माँ को परेशान करने लगते हैं। तब तक्षक नाग कहता है, जाने दो उनको। फिर जैसे ही माता विनता जाने के लिए आगे बढ़ती है, तक्षक अपने नाग रूप में आकर उन पर झेर उगल देता है, परंतु माता विनता उनके प्रहार से बच जाती है। इसके पश्चात सभी भाइयों अपने नाग रूप में आकर माता विनता को चारों ओर से घेर लेते हैं और उन्हें डराने लगते हैं। इस पर माता विनता भयभीत होकर मूर्छित अवस्था में आने लगती है। तभी अचानक वहाँ गरुड़ की एंट्री होती है, जिस पर सभी नाग उनको छोड़ देते हैं। फिर गरुड़ दौड़कर अपनी माता को संभालता है। फिर सभी नाग अपने साधारण रूप में आते हैं। फिर गरुड़ और नाग एक दूसरे से भिड़ने जा ही रहे थे, तब माता विनता गरुड़ को रोक देती है और कहती है, पुत्र ये तुम्हारे भाई हैं। तब गरुड़ कहता है, जब भाई अपनी मर्यादा लांघ ले तो उसको सही मार्ग दिखाना मेरा अधिकार है। तक्षक कहता है, कैसा अधिकार? तुम एक दासी पुत्र हो, मेरा भाई कदापि नहीं। तब गरुड़ कहता है, तुम सबको अपने विषैले झेर का घमंड है ना, ठीक है, आज मैं तुम्हारी सारी विषैली शक्तियों को नष्ट करके विहीन कर दूंगा। अब लेकिन माता विनता उन्हें रोक लेती है। तब गरुड़ कहता है, माता मुझे रोकिए नहीं, जो प्रतिदिन आपका अपमान करते हैं उन्हें आज मैं अवश्य दंड देकर रहूंगा। यह कहकर गरुड़ तक्षक नाग का गला पकड़ने ही वाला था, लेकिन तभी उसकी सौतेली माता कद्रू वहां आ जाती है। उनके आते ही उनके नागपुत्र सभी बिलों से बाहर निकल आते हैं और अपना वास्तविक रूप धारण कर लेते हैं। कद्रू को देखकर माता विनता अपनी दृष्टि नीचे झुका लेती है, क्योंकि एक वचन के अनुसार वे कद्रू की दासी बनी हुई थी। अब गरुड़ क्रोध में कहता है, अगर अब मेरी माता को परेशान करने का प्रयास किया तो मैं तुम सबको पाताल लोक में गाड़ दूंगा। इसके बाद वह अपनी दिव्य शक्ति का संचार करता है, जिससे उसकी दिव्य रोशनी के कारण कोई भी ठीक से देख नहीं पाता। तभी माता विनता गरुड़ को शांत होने के लिए कहती है, जिससे गरुड़ शांत हो जाता है। फिर भी क्रोधित गरुड़ अपनी सौतेली माता कद्रू को घूर कर देखता है। इस पर कद्रू उसे अपनी दृष्टि नीचे करने के लिए कहती है, परंतु गरुड़ अपनी दृष्टि नीचे नहीं करता। दृष्टि नीचे न करने पर कद्रू चाबुक मंगवाती है और गरुड़ की माता विनता को मारती है, जिससे विवश होकर गरुड़ अपनी दृष्टि नीचे कर लेता है। वह कद्रू के पैरों में झुककर कहता है, मेरी गलती की सजा मेरी माँ को मत दीजिए। फिर कद्रू गरुड़ की गलती न होने पर भी उसे माफी मंगवाती है और उसे सजा देते हुए कहती है, महल के सामने घुटनों के बल बैठे रहोगे और आकाश में उड़ने का दुस्साहस भी मत करना। एक स्थान पर निरंतर बैठे रहना जब तक मैं कुछ न कहूँ। यह सुनकर गरुड़ की माता विनता अपनी बहन से कहती है, गरुड़ को इतनी बड़ी सजा मत दीजिए, परंतु कद्रू उनकी एक भी बात नहीं मानती और वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ कद्रू का एक पुत्र घड़े में पानी लेकर आता है और व्यंग्य से कहता है, सूर्य की गर्मी बहुत तेज है, इसके कारण तुम्हें प्यास भी लगी होगी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए पानी लाया हूँ। ऐसा कहकर वह नाग गरुड़ के पास आता है और घड़े का पानी पिलाने के बजाय धीरे धीरे भूमि पर गिराने लगता है। उसकी इस क्रूर क्रीड़ा में उसके सभी भाइयों को बड़ा आनंद आता है और वे जोर जोर से हंसते हैं। इसके बाद सभी भाई वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद गरुड़ की माता विनता राजमहल से देखती है कि उनका पुत्र धूप में घुटनों के बल बैठा है। ये देखकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कुछ समय बाद अचानक बादल घनघोर हो जाते हैं और तीव्र वेग से बारिश शुरू हो जाती है। गरुड़ बारिश में भीगता रहता है, पर दंड के कारण वहीं बैठा रहता है। अपने पुत्र की यह दयनीय स्थिति देखकर विनता व्याकुल होकर अपनी बहन कद्रू के पास जाती है और विनती करती है, बहन कृपा करके गरुड़ को माफ कर दो। इस पर कद्रू कठोर स्वर में कहती है, इस समय यहाँ से जाओ, मेरे खेल में बाधा मत बनो। बेबस विनता वहाँ से चली जाती है और बारिश में भीग रहे गरुड़ के पास आती है और गरुड़ को समझाते हुए कहती है, मैंने तुझे कितनी बार समझाया है कि राजकुमारों से शत्रुता मत ले, फिर भी तुमने ऐसा किया। इस पर गरुड़ उत्तर देता है, माता मैं आपका अपमान होते हुए कैसे देख सकता था, इसलिए मैंने ऐसा किया। इसके बाद माता विनता महल के भीतर जाकर अपनी बहन कद्रू के कक्ष के द्वार को खटखटाती है और अश्रु बहाते हुए कहती है, दीदी मेरे गरुड़ को माफ कर दीजिए, वह अब दोबारा ऐसी भूल नहीं करेगा। कई बार पुकारने पर कद्रू दरवाजा खोलती है। विनता भी उनके पीछे पीछे आती है और दोनों गरुड़ के पास पहुंचती है। तब कद्रू गरुड़ को कहती है, तुम्हें अपनी भूल का एहसास हो गया है, इसलिए मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ, लेकिन याद रखना यदि अगली बार तुमने मेरे पुत्र पर कोई अत्याचार किया तो तुम्हें मेरे क्रोध से कोई नहीं बचा पाएगा। पश्चात माता विनता अपने पुत्र को गले से लगा लेती है। फिर वे गरुड़ के पैर में लगी चोट के लिए औषधि तैयार करती हैं। औषधि तैयार होने के बाद माता उनको घाव पर वह औषधि लगाती है। तभी गरुड़ देखता है कि उसकी माता के हाथ में भी चोट लगी है, तो वह उन्हें भी औषधि लगा देता है। इसके बाद माता विनता गरुड़ को बड़े प्यार से खाना खिलाती है। अब रात काफी हो चुकी थी, इसलिए माता विनता सो जाती है और गरुड़ उन पर पंखा चलाता है। पंखा चलाते चलाते पूरी रात बीत जाती है। सुबह जब माता विनता उठती है और भगवान का ध्यान करके गरुड़ को देखती है तो वह कहती है, तुम पूरी रात सोए ही नहीं? गरुड़ उत्तर देता है, मैं कैसे सो जाता माता, महारानी ने आपको इतना कठोर दंड जो दिया है। फिर गरुड़ के मन में जिज्ञासा उठती है कि आखिर आप दासी कैसे बनी। तब माता विनता कहती है, पुत्र जो भी होता है वह ईश्वर की मर्जी से ही होता है। लेकिन गरुड़ बार बार आग्रह करता है, माता आप मुझे बताइए कि आप अपनी ही बहन की दासी कैसे बनी, मैं आपको इस बंधन से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त करना चाहता। गरुड़ अपनी माता विनता को दासी के बंधन से मुक्त कराने के लिए सर्वप्रथम अपनी माता से यह प्रश्न पूछता है, पर उनकी माता इस रहस्य के बारे में कुछ नहीं बताती। फिर गरुड़ व्याकुल होकर एक पर्वत पर जाता है और कहता है, आखिर मैं यह रहस्य कैसे जानूं कि मेरी माता किस प्रकार दासी बनी। इसके बाद गरुड़ एक लंबी उड़ान भरता है। उड़ते हुए वह नीचे देखता है कि उसके सौतेले भाई गेंद से खेल रहे हैं। वह एक पहाड़ पर उतरकर उन्हें ध्यान से देखता है। सभी भाई हंसी मजाक करते हुए खेल में मग्न थे। इसी दौरान बातों बातों में कालिया नाग अपने भाइयों से कहता है, हम तुमसे बड़े हैं, इसलिए हमें वे सारे भेद पता है जिन्हें सीखने में तुम्हें वर्षों लग जाएंगे। ये सुनकर गरुड़ मन ही मन सोचता है, भैया सही कह रहे हैं, वे सबसे बड़े हैं, हो सकता है उन्हें माता की दासी बनने का राज भी पता हो। इतने में खेल खेल में गेंद एक मायावी चट्टान में जा गिरती है। गरुड़ अवसर पाकर अपने सौतेले भाइयों के पास आता है और कहता है, मैं वह गेंद निकाल लाता हूँ। फिर गरुड़ तीव्र वेग से उड़ान भरता है और उस मायावी चट्टान की ओर जाता है। दरअसल वह चट्टान ऐसी थी कि यदि कोई व्यक्ति घायल हो जाए और उसके रक्त की एक बूंद भी पत्थर पर गिर जाए तो वह चट्टान उस व्यक्ति को पूरा निगल लेती है। लेकिन फिर भी गरुड़ अपनी माता को दासी के बंधन से मुक्त कराने की आश ये साहस करता है। गरुड़ अपनी जान की बाजी लगाकर मायावी पर्वत पर गेंद लेने जाता है। अब आगे गरुड़ सर्वप्रथम पर्वतराज से अनुमति मांगते हुए कहता है, मैं यहाँ एक गेंद लेने आया हूँ, कृपा करके मुझे गेंद ले जाने की अनुमति दें। इस पर पर्वतराज उत्तर देते हैं, ठीक है तुम गेंद ले जा सकते हो, लेकिन याद रखना अगर तुम्हारे शरीर से रक्त की एक बूंद भी नीचे गिरी तो मैं तुम्हें जिंदा निगल लूंगा। यदि तुम यह चुनौती स्वीकार करते हो तभी आगे बढ़ो। गरुड़
यह चुनौती स्वीकार कर लेता है। वह अपनी चतुराई से पंख फड़फड़ाकर गेंद को पहाड़ से नीचे गिरा देता है और अंत में उड़ते हुए उसे सुरक्षित पकड़ लेता है। इसके पश्चात गरुड़ उस मायावी पर्वत से बाहर निकल जाता है। थोड़ी देर बाद वह अपने भाइयों के पास पहुंचता है और कहता है, लो मैं तुम्हारी गेंद ले आया। इसके बाद तक्षक नाग कहता है, हमारी मदद करके यह मत सोचना कि तुम हमारे साथ खेलने का विचार भी कर सकते हो। तब गरुड़ विनम्रता से उत्तर देता है, नहीं भैया, ऐसा विचार तो मेरा कदापि नहीं है। मैं तो केवल आपकी सेवा करना चाहता हूँ। फिर गरुड़ पूछता है, मुझे यह जानना है कि आखिर मेरी माँ आपके माँ की दासी कैसे बनी? आप मुझसे यह रहस्य क्यों छुपा रहे हो? आपको कहीं भय तो नहीं है कि यह सच बताकर आप मेरे कारण किसी संकट में पड़ सकते हैं? यह सुनकर कालिया नाग थोड़ा भड़क उठता है और कहता है, संकट और हम पर? तभी तक्षक नाग भी बोल उठता है, कालिया शांत हो जाओ, ये तुम्हें भड़का रहा है ताकि तुम क्रोध में आकर सारा सच बता दो। फिर तक्षक गरुड़ की ओर देखते हुए कहता है, यह रहस्य तुम्हारे लिए हमेशा रहस्य ही बना रहेगा। ये कहकर दोनों भाई वहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ पर तक्षक का छोटा भाई उनके चंदन के झूले पर बैठा हुआ था। जैसे ही तक्षक नाग उनको झूले पर बैठे हुए देखता, वो बोल उठता है कि यह मेरा झूला है और अपनी शक्तियों से उसे नीचे गिरा देता है। फिर छोटा भाई आश्चर्य से पूछता है, भैया आखिर इस झूले में ऐसा क्या है कि आप किसी और को उस पर बैठने नहीं देते? तब कालिया नाग उस प्रश्न का उत्तर देता है, इस झूले पर सबसे पहले बड़े भाई शेषनाग बैठते थे, उनके पश्चात वासुकी भैया बैठे, लेकिन अब दोनों बैकुंठ में हैं, इसलिए इस झूले पर बैठने का अधिकार तक्षक भैया का है और उनके बाद में इस झूले पर बैठूंगा। ये पूरा संवाद गरुड़ महल के ऊपर बैठकर सुन रहा था। अब दोस्तों, कहानी का अगला हिस्सा जानने के लिए कमेंट में पार्ट 2 अवश्य लिखें।